Then the next it comes, till the 1980s, all the three countries had similar growth rates and per capita income. Per capita income, that you know, the income earned by every person who is covered under the working population. पर कैपिटा इनकम में बेटा हम सिर्फ उन्हीं लोगों को लेते हैं जो कि वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर कवर हो पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इट कम्स, वेयर डू वी स्टैंड टुडे। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया आज कहां पे स्टैंड करता है। इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया में जितनी भी हमने पॉलिसीज को स्टार्ट किया तो क्या उसका हमें कोई बेनिफिट गेन होता है। सो नो डाउट इंडिया ने काफी ज्यादा ग्रोथ की बेटा। जीडीपी अगर हम बात करें, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया, काफी सारी टेक्निक्स को हमने एक्सेप्ट किया, कुछ इंपोर्ट्स किए, कुछ हमने यहाँ पे सेल्फ रिलायंस पॉलिसीज को इन्वेंट किया। तो इंडिया ने इन सब चीजों को लेते हुए काफी ज्यादा और काफी अच्छा बेनिफिट्स को भी गेन किया है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स बेटा अब हम आते हैं चाइना पे कि चाइनीज पॉलिसीज क्या है, किस तरह से चाइना ने किस तरह की स्ट्रैटेजीज को स्टार्ट किया और आज ग्लोबल मार्केट को कवर किया हुआ है। तो आपको बेटा अंडरलाइन करनी जो चीजें मैं बताता हूं। चाइना आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना under one party rule, all critical sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by individuals were brought under the government control। क्या बताएगा बेटा, यहाँ पे वन पार्टी रूल था। जो भी यहाँ पे सिस्टम से जिस भी तरह का यहाँ पे चाहे इंडिविजुअल्स हो, लैंड सेक्टर्स हो, दैट ऑल वो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट के कंट्रोल में दिया। मीन्स टू से जो भी कल्टीवेशन होगा, हार्वेस्टिंग होगा, मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज की जो भी ओनरशिप होगी दैट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओनली, ठीक है बेटा। देन द नेक्स्ट इज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में आ चुका है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे आप। ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है, जिसको हमने इन शॉर्ट GLF कहा है। कैंपेन इनिशिएटेड इन 1958। अंडरलाइन कीजिए बेटा इसको, यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन से ईयर में ग्रेट लीप फॉरवर्ड को इन्वेंट किया गया था। एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन द मैसिव स्केल। अब इसका इंटेंशन क्या है। सपोज अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में दैट व्हाट इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड, तो आपको क्या करना है, पहले इसका फुल फॉर्म बताना है, आपको इसका ईयर बताना है कि कौन से ईयर में इसको इनिशिएट किया गया था। देन आप बता सकते हैं इसका एम, आप नीचे एक एम लिखेंगे और उसमें पॉइंट लिखेंगे दैट इट एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री एट मैसिव स्केल। हम एक मास लेवल पे आके इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था इन चाइना, नॉट इन इंडिया। इंडिया में तो किया था इन ईयर 1956 जो कि IPR है, ठीक है। इंडिया में IPR है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, लेकिन चाइना में उसको क्या कहा गया, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, इन शॉर्ट GLF होता है। ईयर यू शुड रिमेंबर 1958। अगेन हाउ कैन यू रिमेंबर दिस थिंग, आपको जब इंडिया के बारे में पता है दैट इंडिया इनिशिएटेड इन द ईयर 1956, सो चाइना ने आफ्टर 2 इयर्स उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। इस तरह से आप इन ट्रिक्स को याद रख सकते हैं कि चाइना ने 2 इयर्स के बाद इसको इन्वेंट किया है। पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स इन रूरल एरियाज, कम्यून्स वर स्टार्टेड। अब यहां बेटा एक टर्म और यूज में आ रहा है, कम्यून्स। क्या थे ये कम्यून सिस्टम। इसके लिए बेटा मैं आपको पहले कहूंगा कि आप बुक में एक जो इसके नीचे एक पैराग्राफ आ रहा है उसको देखें, वहां से मैं पहले आपको कम्यून सिस्टम को एक्सप्लेन करना चाहता हूं और उसके बाद में बताता हूं ऊपर की कम्यून सिस्टम्स के अंदर क्या था क्या नहीं था, सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। देखिए बेटा यहां से आपको इसको अंडरलाइन करना होगा। In agriculture, for instance, commune lands were divided into small plots। क्या किया गया वहां पे, एक तो अभी हमने देखा GLF, that was related to industrialization, जो कि सेकेंडरी सेक्टर हो जाता है। अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर के बारे में चाइना में, क्योंकि जब तक प्राइमरी सेक्टर अपने आप में स्ट्रांग नहीं होगा सेकेंडरी सेक्टर कैसे हो सकता है। जब प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होंगे, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा। तो उन्होंने प्राइमरी सेक्टर पे भी काफी फोकस किया एंड इट इज टोल्ड दैट कि वहां उन्होंने कम्यून लैंड्स को डिवाइड किया, जितने भी लैंड प्लॉट्स से उनको स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर दिया गया, विच वर अलॉटेड
फॉर यूज नॉट ओनरशिप। इस चीज को ध्यान रखना है बेटा। हमारे यहाँ भी कुछ स्कैटर लैंड जैसा कुछ इन्वेंशन किया गया था, जो हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पढ़े थे, लैंड रिफॉर्म्स, उसके अंदर एक हेड आया था, देयर आई टोल्ड यू कि स्कैटर लैंड को कैसे ही वापस से एक बिग पीस ऑफ लैंड में कन्वर्ट किया गया था, और कुछ ऐसे लोग जिनके पास, ऐसे फार्मर जिनके पास खुद की लैंड नहीं थी, तो गवर्नमेंट इनको पीसेस ऑफ लैंड भी अलॉट किया था, इंडिया ने किया था, और सेम चाइना में कॉपी हुआ वो चीज, ठीक है। तो इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग स्टिपुलेटेड टैक्सेस। अब देखिए इन्होंने भी कितना अच्छा सिस्टम डेवलप किया बेटा, कि व्हाट दे डिड, जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड थी अंडर द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट, दे कन्वर्टेड दिस लैंड इनटू स्मॉल पीसेस। कुछ प्लॉट्स बना दिए, मे बी ऑफ 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 3 हेक्टर्स, जैसा भी सुटेबल वहां लगा होगा, ऑन एन एवरेज इसको डिवाइड कर दिया गया। क्लियर बेटा। अब उन पीसेस को क्या किया गया, लैंडलेस फार्मर्स को अलॉट किया गया। कुछ ऐसे फार्मर्स जिनके पास खुद की लैंड नहीं है, तो उनको अलॉट कर दिया गया, ओनली फॉर द वर्क पॉलिसी, नॉट फॉर द ओनरशिप। ओनरशिप नहीं दी गई थी बेटा, उन्हें सिर्फ काम करने के लिए इस लैंड को अलॉट किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कहा गया, कि इस लैंड से जो भी इनकम रिसीव होती है, दे कैन कीप द सेम इनकम विद देम, अपनी इनकम वो खुद रख सकते हैं, बट दे विल हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द टैक्स। इंडिया में भी होता था, कोई नई बात नहीं, हम रेवेन्यू कहते हैं उसको, वो उसको टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो जो भी टैक्स होगा, दे विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट एंड दे कैन कीप ऑल द अर्निंग्स, बाय दैट वे दे कैन इंक्रीज देयर लाइवलीहुड एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज इन द प्राइमरी सेक्टर, इजंट दिस। अब वो प्रोडक्शन किसी का भी हो सकता है, वो चाहे फूड ग्रेन्स हो, वो चाहे रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एनीथिंग कैन बी देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया, क्योंकि जिन लोगों के पास लैंड नहीं थी बट ओनली दे वर गुड एट दीज एग्रीकल्चर वर्क्स, तो उनको लैंड अलॉट कर दी। लैंड गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को टैक्स भी वहां से रिसीव होगा, तो कितना एक अच्छा आइडिया था उनके पास कि नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, टैक्स रिसीट्स इंक्रीज होंगी, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, लोगों के पास लाइवलीहुड इंक्रीज होगा, और भी कितने सारे इसके बेनिफिट्स हैं बेटा, ठीक है। अब मैं वापस से आपको बेटा लेके चलता हूं उसी पैराग्राफ पे जहां पे कि हम सेम थिंग को डिस्कस कर रहे थे। जस्ट ओनली आई वांटेड टू टेल यू कि कम्यून्स होते क्या हैं। अब आपके लिए पैराग्राफ सिंपल हो जाएगा। इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड, कम्यून वही एक सिस्टम को कहा गया है। अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स, एक ग्रुप बना दिया गया था उनका, ठीक है। इन 1958, यहां से क्वेश्चन बेटा अभी हमारे रिसेंट एग्जाम में आया था कि इन द ईयर 1958 there were 26,000 communes. एक नंबर पूछा गया था कि that in the year 1958 how many communes were developed in China. So we should remember it was 26,000 communes, जो मतलब ग्रुप्स बनाए गए थे, 26,000 ग्रुप्स को बनाया गया था वहां पे। नेक्स्ट आता है GLF कैंपेन मेट विद मैनी प्रॉब्लम्स। देखिए बेटा प्रॉज एंड कॉन सभी चीजों के होते हैं, इंडिया में भी हुआ है काफी सारा। 100% रिजल्ट हमें नहीं मिल सकता कि हम सोचे कि जो भी हमने पॉलिसीज को इन्वेंट किया है 100% सेटिस्फैक्शन उससे टोटल पॉपुलेशन को मिल जाए, कि कुछ अगेंस्ट पार्टी पीपल भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ इसकी शॉर्टकमिंग्स हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्चुअल जिन लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिल पाया, रिमोट एरियाज में इसका बेनिफिट नहीं मिला, दैट इज वाई इसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी है। जैसे बताया गया अ सवियर ड्रॉट कॉज्ड हैवोक इन चाइना किलिंग अबाउट 30 मिलियन पीपल। अब ये तो बेटा एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है, इसके लिए हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, बस ये जरूर है कि वहां पे अचानक से ड्रॉट हुआ, ड्रॉट होने की वजह से इसका इफेक्ट एग्रीकल्चर पे भी आया और जो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उस पर भी आया, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से गुड डीड की, वो क्या कि लोगों को प्लॉट्स अलॉट करवा दिए। अब वहां पे रेनफॉल होना या ना होना दैट इज नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ गवर्नमेंट, तो वो तो एक नेचुरल डिजास्टर है बेटा, और वो ड्रॉट होने की वजह से चाइना में 30 मिलियन पीपल वो डाइड। क्लियर है बेटा। अब चलते बेटा आगे। When Russia had conflicts with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent to China help in the industrialization process. अभी इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बेटा, यहां से भी क्या बताया कि रशिया स्टार्टिंग में क्या करता था बेटा, आउटसोर्सिंग, जैसे इंडिया भी करता है आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर्स के लिए, मैं बता चुका आपको इसका एग्जांपल। सेम थिंग वो डन इन चाइना एज वेल, जहां पे रशिया कुछ अपनी प्रोफेशनल वर्कर्स को भेजा करती थी चाइना में,
और किस चीज के लिए, ताकि वहां पे अच्छा एक इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस डेवलप हो सके, क्योंकि एग्जैक्टली रशिया की जो टेक्निक से चाइना की डिफरेंट है, तो वहां से पॉपुलेशन आकर के और उन अच्छी टेक्निक से प्रोडक्शन किया करती थी। बट जब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे वॉर्स स्टार्ट हुए, उन वॉर्स की वजह से उन्होंने क्या किया, घर वापस बुला लिया। उन्होंने रशिया में उनको वापस बुला लिया कि अब आपको वहां पे काम नहीं करना, लेट देम डू व्हाट एवर दे डू। होता ना कि मैं फ्रेंड्स में भी ऐसा कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की हेल्प करे अपने ग्रुप से निकल करके, और अगर दोनों ग्रुप्स के अंदर किसी तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, सो दे कॉल हिम बैक, वापस आओ, जब तुम्हें इसकी हेल्प करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, देखते हैं वो कैसे काम करेगा। यहां पे भी बेटा कुछ ऐसा ही सीन हुआ। आगे देखिए बेटा क्या बताया गया, इन 1965, ईयर को अंडरलाइन करना है, माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। इन शॉर्ट इसको GPCR देखने को आपको मिलेगा बेटा। ईयर याद रखने आपको, इन द ईयर 1966 to 76 a complete decade was there, under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside। अब क्या किया गया बेटा, यहाँ पे माओ इंट्रोड्यूस्ड, माओ ने इंट्रोड्यूस किया, उसको पे माओइस्ट आ गए, और किनको भेजा गया बेसिकली, कुछ स्टूडेंट्स जिनको ट्रेनिंग बेसिस पे, ठीक है, प्रोफेशनल्स जो कि वर्क करना जानते थे, उनके सीनियर्स वो वहां पे उनको लाके काम सिखाते थे। क्योंकि ये बेटा मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारी कंट्री में जो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट किया जाता है, या एजुकेशनल सेक्टर की जो हमने कुछ शॉर्टकमिंग्स देखी थी, तो उसमें ये चीज मैंने आपको बताई थी, दैट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन थियोरेटिकल पार्ट, नॉट ऑन द प्रैक्टिकल। लेकिन वहां देखिए स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रीज में प्रैक्टिकली इन चीजों को जज करवाया जाता था, इंस्पेक्ट करवाया जाता था कि प्रोफेशनली वर्क कैसे किया जाता है, और इस बेसिस पे वहां पे वापस से कुछ वर्क स्टार्ट कर दिया गया। फाइन बेटा, द प्रेजेंट डे फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन चाइना कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1978। क्योंकि वो जब हमने देखा माउस यहाँ पे आए, स्टूडेंट्स वगैरह आने लगे, और उसके बाद में यहाँ पे वापस एक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, क्योंकि 10 ईयर्स का ड्यूरेशन बहुत अच्छा ड्यूरेशन होता है बेटा। जब हमारी कंट्री में नरेगा में हम 100 डेज में लोगों को काम करना सिखा सकते हैं, तो 1 डिकेड तो बहुत ज्यादा होता है बेटा। 10 ईयर्स के अंदर प्रोफेशनल्स अपने सारी जितनी भी उनकी टेक्निक्स थी, स्किल्स थी, नॉलेज थी, चाइना में सबके साथ शेयर की। दे कॉपीड द सेम थिंग, और 78 से उन्होंने अपना खुद का एक वापस से रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, और अपनी वर्किंग पॉलिसीज को वैसे ही कॉपी किया जैसे कि माओस ने अपने स्टूडेंट्स को प्रोफेशनली सिखाना स्टार्ट किया था। China introduced reforms in phases. In the initial phase, reforms were initiated in agriculture. देखिए बेटा यहां से आपको एक पॉइंट अंडरलाइन करना है, एंड दैट इज व्हाट, कि चाइना ने बेटा जो रिफॉर्म स्टार्ट किया वो कौन सी ईयर में था, इन 1978। जबकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने अपने रिफॉर्म्स को कब इनिशिएट किया, इन द ईयर 1991। यहां पे ये बात हम कह सकते हैं कि चाइना को इंडिया ने कॉपी किया है। अदरवाइज अभी तक की जो मैंने आपको 2 पॉलिसीज बताई थी बेटा, चाइना कॉपीड इंडिया, बट नाउ हियर यू कैन सी इंडिया कॉपीड चाइना। इजंट दिस 78 में चाइना ने इनिशिएट किया प्रोफेशनली, जिसके कुछ डिफरेंट फेजेस हैं। कौन कौन से फेजेस हैं? इन इनिशियल फेजेस रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, ठीक है बेटा, और एग्जैक्टली इंडिया ने भी एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस दी थी। रीजन हमें पता है, बार बार मैं आपको वही चीज कह रहा हूं बेटा, क्योंकि जब तक प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को हम प्रोसीड नहीं कर सकते थे। और अब यहां पे आता है कम्युन सिस्टम का एक्सप्लेनेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी पर बता चुका हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर चाइना ने किस तरह से इन्वेंशंस किए, किस तरह से प्लॉट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया among the people those who were landless, और प्लॉट्स को उनको अलॉट करवा के जितना भी इनकम जनरेट होता था सारा उन्हें दिया। ओनली एक टैक्स अमाउंट फिक्स कर दिया गया था, उस टैक्स के अपार्ट जितना भी अमाउंट रिमेनिंग है दैट विल बी द पार्ट ऑफ दियर लाइवलीहुड, जो कि बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। आगे कहा गया है एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इन सभी में किया गया बेटा। फॉरेन ट्रेड तो होगा ही ना, वो क्यों, जब एग्रीकल्चर इन्वेंट किया है, एग्रीकल्चर से जिस भी तरह का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, मे बी द कैश क्रॉप्स और द फूड क्रॉप्स, तो उनको एक्सपोर्ट भी तो किया जाएगा। और जहां एक्सपोर्ट की बात आती है फॉरेन ट्रेड, अब वो डिपेंड करता है कि उसको इंडस्ट्रियलाइज कर दिया जाता है, उसको फाइनल कंज्यूमर गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। सपोज अगर सिल्क का प्रोडक्शन हुआ तो सिल्क को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू द क्लोथ, क्लोथ को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू द शर्ट्स और डिफरेंट
कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल, अब उनको डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया जा रहा है टू द अदर कंट्रीज, दैट विल बी द पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। चाहे हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस जो कि फूड क्रॉप्स से, व्हीट है, राइस है, कॉफी है, जो कुछ भी है, उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है अदर कंट्रीज में, दैट विल बी द पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो यहां पे कॉम्बो बना के इस चीज का यहां पे रिफॉर्म स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है इसके बाद में कम्युन्स बेटा हमारे यहां पे कवर हो जाता है। इनकम्स उनको वहां पे कह दिया गया था कि दे कैन कीप देयर एंटायर इनकम विद देम। अब इसका जो सेकंड फेज है बेटा उसके बारे में बात करते हैं। ये तो फर्स्ट फेज था जहां पे कि आपने देखा कि किस तरह से एग्रीकल्चर और फॉरेन ट्रेड पे फोकस किया गया। नेक्स्ट आता है इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सो माइंडेड दे आर, नो, दे इनिशिएटेड फर्स्ट फेज एंड इन दैट they focused on agriculture and foreign trade, जो कि हमारा टर्शरी सेक्टर है। मतलब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड को इन्वेंट ना करके थर्ड को इन्वेंट किया। अब सेकंड फेज में दे आर कमिंग ऑन द सेकेंडरी सेक्टर, और यहां पे क्या किया इन्होंने, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, GLF। ठीक है, जहां पे मैसिव प्रोडक्शन किया गया, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। प्राइवेट सेक्टर फर्म्स इन जर्नल एंड township and village enterprises, that is those enterprises which were owned and operated by local collectives in particular were allowed to produce the goods। देखिए बेटा, अब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड वर्क को डिसेंट्रलाइज किया है। जहां अभी हमने पढ़ा कि ऑल द सेक्टर्स वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, अब जब यहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आती है तो गवर्नमेंट ने इस पावर को डिसेंट्रलाइज किया और डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग मेनी पीपल, अमंग मेनी वर्कर्स जो कि टाउन्स में रहते हैं, जो कि विलेजेस में रहते हैं। दे कैन इनिशिएट व्हाट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो टाउन से वहां पे थोड़ी मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, वी कैन इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि जिसके पास जैसा अमाउंट है वैसा अमाउंट इन्वेस्ट करके अपनी सेल्फ इंडस्ट्री को जनरेट कर सकते हैं, और उससे गुड्स का प्रोडक्शन होगा, इनकम जनरेट होंगी, और वो सारे बेनिफिट्स आपको पता बेटा इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने से क्या होता है, जो मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता भी चुका हूं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया ने किस तरह से सेकेंड फेज में सेकेंडरी सेक्टर को स्टार्ट किया। एट दिस स्टेज एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय गवर्नमेंट नोन एज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। एग्जैक्टली जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का रोल होगा तो वहां पे उस सेक्टर को क्या कहा गया, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इन शॉर्ट इसको कहा जाता है SOEs। क्लियर है यहां तक बेटा, विच वी इन इंडिया कॉल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हम इसको PSUs कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहते हैं, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बात एक ही है। वहां पे स्टेट ओन्ड है ये, जबकि हमारे यहाँ पे ओनली पब्लिकली हम क्या देते हैं, दैट मीन्स इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ। फाइन, वर मेड टू फेस कॉम्पिटिशन। डेफिनेटली जहां पे भी वर्क स्टार्ट किया जाता बेटा, इट इज ऑलवेज डन विद द एंटायर स्किल्स नॉलेज टू इंक्रीज द कंपटीशन, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा बेटा तब तक कोई भी एगरली वर्क को स्टार्ट नहीं करेगा, चाहे वो ट्रेड सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो। तो यहां पे भी यही चीज रखी गई बेटा। द रिफॉर्म प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व ड्यूल प्राइसिंग, दिस मीन्स फिक्सिंग द प्राइजेस इन टू वेज। अंडरलाइन करते हुए चलेंगे बेटा यहां से कि इन्होंने जो पॉलिसी स्टार्ट की गई वो कौन सी थी, ड्यूल प्राइसिंग। और इस प्राइसिंग के अंदर क्या बताया गया है, fixing the prices in two ways. Farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government, and the rest were purchased and sold at market prices. Duality was here, प्रोडक्ट एक ही है लेकिन डबल प्राइसेस है उसकी। कैसे, क्वांटम कर दिया गया, क्वांटिटी फिक्स कर दी गई और उसकी प्राइस को भी डिसाइड कर दिया गया। जैसे इसके एक एग्जांपल देता हूं बेटा, आप लोग बेस्ट प्राइस में जाते होंगे, एक बिग बाजार में जाते हैं तो वहां कुछ ऐसा फिक्सेशन होता है ना कि आपको एक सर्टेन क्वांटिटी परचेज करनी पड़ेगी किसी प्रोडक्ट की, तभी आपको प्राइस में रिडक्शन मिलेगा। इट हैपेंस ना कि अगर आप 12 पीसेस परचेज कर रहे हैं, 10 पीसेस परचेज करेंगे तभी आपको प्राइस में रिडक्शन मिलेगा, और इफ यू परचेज इन सिंगल यूनिट तो आपको फुल प्राइस पे करना पड़ेगा। वही चीज यहां पे की गई बेटा, जैसे मेन्योर्स के लिए ले सकते हैं,
सीड्स के लिए ले सकते हैं, क्योंकि फार्मर्स का यहां पे एग्जांपल दिया गया है। तो उनके लिए एक प्राइस और एक क्वांटिटी को फिक्स कर दिया गया, दैट दे विल हैव टू बाय दिस क्वांटिटी एट दिस प्राइस, नो मोर बार्गेनिंग विल बी देयर। और इसके अलावा जितने भी कुछ अदर पर्संस हैं, जैसे हम पब्लिकली कुछ परचेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक मार्केट प्राइस फिक्स कर दी गई थी, क्योंकि हम कितना परचेज करेंगे। सपोज कुछ लोगों की एक हॉबी होती है गार्डनिंग एंड ऑल, कोई भी पर्सन घर पे किस तरह के कुछ छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह लगाना चाहता है, कुछ क्रीप्स लगाना चाहता है कि घर की सब्जियां उगानी है, तो वो कितना प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करेगा, कितने सीड्स को लेके आ जाएगा। अब इसको आप एक बार कंपेयर कीजिएगा विद द क्वांटिटी टेकन बाय द फार्मर्स। सो दैट इज ओनली थिंग, हम ये कह सकते हैं कि फार्मर्स को या फिर लार्ज स्केल वर्कर्स को यहाँ पे सब्सिडी दी जाती थी। आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए बेटा कि उनके लिए जो प्राइस फिक्स की गई थी, दैट वाज सब्सिडाइज्ड गुड्स, सब्सिडाइज्ड प्राइस वाज देयर, बाकी अदर वर्कर्स के लिए ऐसा, जनरल पब्लिक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। Over the years, as production increased, the proportion of goods or output inputs transacted in the market also increased. In order to attract foreign investors, special economic zones were set up. अंडरलाइन कीजिए बेटा इसको, जिसको हम अपने टर्म्स में सेज कहते हैं। बहुत अच्छी चीज बताइए बेटा यहाँ पे, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में भी स्टार्ट किए गए, बहुत सारे हैं। और इसमें आपको मैं एक एग्जांपल से चीज को क्लियर कर देता हूं बेटा। हमारी कंट्री में जो सेज अलग अलग जगह पे बनाए गए हैं, इसमें से एक है आसाम गुवाहाटी में। रीजन क्या है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है ऑफ टी एंड कॉफी, और जितना भी वहां से एक ए क्लास प्रोडक्शन होता है ना, जो ए क्वालिटी प्रोडक्शन, वो सारा का सारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है टू फॉरेन। और जो भी चाय हम लोग यूज में लेते हैं, जो भी टी लीव्स हमारे यहां पे आती है बेटा, वो तो सी ग्रेडेड होती है। You should remember this thing। अगर कभी आप आसाम गुवाहाटी गए हैं, वहां से अपने डायरेक्टली टी लीव्स को परचेज करके कंजप्शन किया है, यू विल सी द क्वालिटी, यू कैन कंपेयर द सेम थिंग कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट आता है और जो वहां से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, दैट इज व्हाट सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां पे कि कुछ बायर्स का एक बल्क कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि यहां पे गुड्स का जितना भी प्रोडक्शन होगा वो आप ना सेल्फ कंजप्शन में यूज लेंगे, ना आप किसी और को सेल करेंगे। आपका कॉन्ट्रैक्ट जस्ट हमसे है, यू विल हैव टू सेल द एंटायर क्वांटिटी ऑफ द सेम टू अस ओनली। एक तरह से इनका पेटेंट कह सकते हैं कि पेटेंट भी हो जाता है, एक इनका लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है कि अगर इस तरह से इनको किसी और को सेल करते हुए या सेल्फ कंजप्शन करते हुए देखा जाएगा, सो लीगल एक्शंस कैन बी टेकन। अनदर एग्जांपल, हमारी कंट्री में भी ऐसे काफी सारे सेज है जो कि एक्सपोर्ट भी करते टू द अदर कंट्रीज और इंटरनल बेसिस पे भी। जैसे आजकल आपने देखा बेटा बहुत सारे से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कुछ मेडिसिन आ रही हैं, जूसेस आ रहे हैं जो कि रिलेटेड है एलोवेरा एंड ऑल इनसे, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि कहती हैं कि ये अपने आप में एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या फिर हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, डायरेक्टली एलोवेरा से बनाया गया है। तो क्या लगता है आपको इनके पास इतना एलोवेरा कहां से आता होगा, क्योंकि इसकी ग्रोथ आपको पता है, अगर आपने घर में ग्रो किया है, इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है बेटा, तो इतना प्रोडक्ट कैसे दिया जाएगा। सो दे डू द कॉन्ट्रैक्ट विद द फार्मर्स, दोज हु आर डूइंग द हॉर्टिकल्चर एंड ऑल, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि आपके पास पीस ऑफ लैंड अवेलेबल है, इस पे आपको इतना प्रोडक्शन करना है, इस क्वालिटी का एलोवेरा हमें चाहिए होगा, इतनी क्वांटिटी चाहिए, और प्राइस हमने आपसे इतनी फिक्स कर दी है। सो वो भी किसके अंदर आता है बेटा, सेज के अंदर आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, जो कि चाइना ने भी स्टार्ट किया था और ट्रेड स्टार्ट किया विद द अदर कंट्रीज, ठीक है बेटा। तो बेटा यहां तक अभी तक जो हमने पढ़ा, दैट वाज ऑल रिलेटेड टू चाइना, कि चाइनीज पॉलिसीज क्या थी, किस तरह से आपस में इनके कंपैरिजन से। अब आगे जो हम नेक्स्ट पेज डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू पाकिस्तान।